हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन eduncall.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग। मेरी एमएससी है आईआईटी मद्रास से और मैं एमटेक हूं आईआईटी खड़गपुर और पीएचडी मैंने डीटीयू से करी है। एंड आई एम एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और आई एम टीचिंग फॉर आईआईटीज एंड मैथमेटिक्स ऑन eduncall.com। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा। सो रिवीजन समरी ऑफ लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको ऑलरेडी 1 to 8 पार्ट करा चुका हूँ, जो आप सब पढ़ चुके होंगे। और आज मैं आपको ये टॉपिक कवर कराऊंगा। टॉपिक है रैंक एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सेशन है हमारा ये हाईली यूजफुल है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए। और आप अगर देखेंगे कि आईआईटी जैम के साथ साथ अगर आप कोई भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो रैंक हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि रैंक आपको रैंक का मीनिंग पता है? वो रैंक क्या होती है? सिंपली हम रैंक की बात करते हैं कि रैंक ऑफ ए स्टूडेंट इन आईआईटी एग्जाम, और वो चीज़ तो डिफरेंट है। बट हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सो लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स ए ऑफ m क्रॉस n। इट मीन्स ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m रो n कॉलम। तो इसमें क्या होती है, हमारे पास m तो रो होती हैं मैट्रिक्स में और n कॉलम होते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि व्हाट डू मीन बाय रैंक। तो रैंक का मीनिंग क्या है? पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, थोड़ा हमें इजी लगेगा। हम देखते हैं 1 2 4 6। तो हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए विच इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द नंबर ऑफ independent row, number of independent row or number of independent column। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और कॉलम जितने होंगे उसे ही कहते हैं हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा सर कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम आप बता रहे हो, तो दोनों अलग अलग आ गए तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। नहीं, मैं आपको बता दूं किसी भी मैट्रिक्स में फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ m क्रॉस n, नंबर ऑफ जो लीनियर इंडिपेंडेंट रो होती हैं वो ही होता है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हमारा आंसर अलग अलग आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हम लीनियर इंडिपेंडेंट रो और कॉलम के लिए हमें मेथड होता है कि हम इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो बचती हैं वो होती हैं आफ्टर रो इक्विवेलेंट फॉर्म नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की एक ये हमारे पास थ्योरी है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 1 2 4 6 प्रॉब्लम को। 1 2 4 6। तो हम क्या करेंगे, रैंक रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए R1 को करेंगे, R2 को करेंगे R2 माइनस 4R1। चलो, क्योंकि हमें इसे जीरो बनाना होता है तो 1 2 0 6 माइनस यहाँ पर करते हैं 6 माइनस 4 इंटू 2 8, तो -2 आएगा। नाउ कैन यू मेक दिस वन एज 0? नो, यू कैन नॉट, बट यू कैन डू वन थिंग कि R1 इज R1 प्लस R2 ओनली। ठीक है, कुछ हमारा ये भी 0 हो जाता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं 1 0 0 0 -2। इट मीन्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी बन गई? 2। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो एक तो डेफिनेशन ये होती है, ये सबसे आसान डेफिनेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लेना है, किसी भी क्वेश्चन की रैंक निकालनी है, तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो आपको यही मेथड लगाना है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम।
बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके बाद मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती। मतलब अगर आप आफ्टर अप्लाइंग रो और कॉलम ऑपरेशन आप कह सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज अनअल्टर्ड, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स चेंज नहीं होती। इसलिए हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट रो कितनी होंगी। डन। अच्छा, एक मेथड और है हमारा, एक हमारी थ्योरी है कि हम रैंक कैसे निकालें। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, हम कहते हैं कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज r। तो थ्योरी ये कहती है कि एट लीस्ट वन सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r हैज डिटर्मिनेट नॉन जीरो। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक r है तो आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स की रैंक r है तो उसमें एटलीस्ट वन सब मैट्रिक्स मिलेगी ऑर्डर r की जिसका डिटर्मिनेट नॉन जीरो होगा। और एक बात और भी है, कोई भी मैट्रिक्स r प्लस वन ऑर्डर की, कोई भी मैट्रिक्स r प्लस वन ऑर्डर की ऐसी नहीं मिलेगी जिसका डिटर्मिनेट भी नॉन जीरो हो। मतलब अगर आप कहते हैं मैट्रिक्स की रैंक r है और आपने कह दिया कि हाँ कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसका ऑर्डर r प्लस वन है या r प्लस टू है, r से ज्यादा है और उसका डिटर्मिनेट नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स r नहीं होगी। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज r एट लीस्ट वन सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r हैज डिटर्मिनेट नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक r है तो r से ज्यादा ऑर्डर के जितनी भी सब मैट्रिक्स मिलेंगी इस मैट्रिक्स ए की, उन सब का डिटर्मिनेट क्या होगा? जीरो। दिस इज द थ्योरी। ठीक है, तो ये बात हम कहते हैं। डन। ओके। अच्छा, एक बात हम ये कहते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो के इक्वल होगी, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम के इक्वल होगी। तो कभी भी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती m से और कभी भी नहीं एक्सीड कर सकती n से। तो m और n किसी से भी एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कभी भी नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कभी भी नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कलेक्टिवली वी कैन से कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n वो कभी भी मिनिमम ऑफ m और n से ज्यादा नहीं हो सकती। द अपर बाउंड ऑफ ए रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द मिनिमम ऑफ m, n। इज इट क्लियर? दिस थ्योरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो मैट्रिक्स की रैंक है, ठीक है, आपने कहा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज r। अगर रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज r तो कोई मुझे बता सकता है कि रैंक ऑफ कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास A ट्रांसपोज, इसकी रैंक क्या होगी? तो इसका आंसर है कि इसकी रैंक भी r ही होगी। क्यों होगी? आप मुझे बताइए कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज r, इट मींस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम इज r। तो अगर A ट्रांसपोज बनाते हैं तो A ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ A, तो जो यहाँ पर रो थी वो यहाँ कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट जो रो थी, रो अगर r थी तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम r नहीं बनेंगे। इट मींस रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज r। तो अगर कोई पूछता है रैंक ऑफ द A मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ A ट्रांसपोज विल बी सेम। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसी थ्योरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं? कोई थ्योरी है आप लोगों को पता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए? एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT एग्जाम आने के बहुत चांस हैं कि वी हैव टू शो दैट
कि नो स्क्यू सिमेट्रिक, वो कहता है सो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक 1 नहीं हो सकती। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज रैंक 1 2 3 4, कैन नॉट बी में आप कहेंगे कि कैन नॉट 1, कैन नॉट 1 वाली बात आती है, ठीक है ना। तो इस बात को हम देखते हैं कि कैन नॉट 1 कैसे आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि ए ट्रांसपोज को हम माइनस ए लेते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज को माइनस ए लेते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ये देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 आते हैं, ये बात सबको पता है। और यहाँ पर जो एंट्रीज होती है माइनस ए आई जे, सॉरी प्लस ए आई जे, यहाँ पर माइनस ए आई जे होती है, ठीक है, ये बात पता है। तो अगर आप नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं तो जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है क्या? आप देख सकते हैं जीरो तो हो सकती है। जीरो कैसे हो जाएगी? 0 0 0 और यहाँ पर जीरो, इसका नेगेटिव 0। हम बात करते हैं नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो आपको डायगोनल पे तो आपको 0 0 डालना होगा, अगर आप 2 ऑर्डर की भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अगर यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ -1 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ए लेते हैं तो ये माइनस ए लेना पड़ेगा। तो ये बताओ मुझे, अगर आपने इसे 1 और -1 रख दिया तो इस मैट्रिक्स की रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्या आप इसे 0 बना सकते हैं? इस एंट्रीज को नहीं बना सकते। क्या इस एंट्रीज को 0 बना सकते हैं बाय रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं बना सकते। इट मींस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव रैंक 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अगर वो आपके पास है ऑड इवन ऑर्डर की दे दी मैंने, अगर आप ऑड ऑर्डर की दोगे जब भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप पूछ सकते हैं सर अगर आपने इवन का दिया तो ऑड का भी एग्जांपल दे दो। चलो हम ऑड का भी एग्जांपल दे देते हैं। तो ऑड का हम देते हैं 1 ऑर्डर की, तो स्क्यू सिमेट्रिक बनती ही नहीं है ना। आपसे कहता हूं मैं 0 0 0 1, आपने कहा -1, मैंने कहा 2, फिर आपने कहा 3, मैंने कहा दिस इज -2, दिस इज -3। तो आप ये बताइए क्या आप इसे 0 बना सकते हैं? आप क्या ये सब 0 बना सकते हैं? एंट्रीज नहीं बना सकते। ये सारी एंट्री 0 बन जाएंगी? नहीं बनेंगी। आप करके देखो। तो आप ये कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कभी भी रैंक 1 नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? तो आपको रैंक के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया कि रैंक होती क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने आपको रैंक बता दी। तो मैंने आपसे भी डिस्कशन करना चाह रहा था कि रैंक हम कैसे निकालें। तो रैंक निकालने के लिए हमें इक्लन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इक्लन फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। इक्लन फॉर्म से अगर आप मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दें तो आप मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें n क्रॉस n की, जिसमें ईच एलिमेंट एंट्री 1 है, ईच एलिमेंट एंट्री इज 1, अगर हर एलिमेंट की एंट्री 1 है, या फिर आप कह सकते हैं ईच एलिमेंट एंट्री इज ए, ईच एलिमेंट एंट्री इज ए मतलब कोई भी एक रियल नंबर है। तो आप देखिए n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए फिर ए, फिर आप यहाँ से यहाँ पर चलते हैं ए। तो आप रो इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, Rn माइनस R1। तो आप कह सकते हैं ये मैट्रिक्स बन जाएगी खाली ए, और सब सारी रो बन जाएंगी 0। इट मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? ए की। इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 1। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है, ए इज कॉलम मैट्रिक्स एंड ए इज नॉन जीरो।
तो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ए इज नॉन जीरो एंड ए किस टाइप का है, n क्रॉस 1। अच्छा बी एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी एक रो मैट्रिक्स है और बी रो मैट्रिक्स है और बी भी नॉन जीरो, तो बी किस टाइप की होगी, बी इज 1 क्रॉस n की। तो वो पूछता है कि ए बी की रैंक क्या होगी, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए बी। ए बी जो मैट्रिक्स है ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ ए बी, तो रैंक ऑफ ए बी क्या आती है, रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज 1। ये आप करके देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, ठीक है। वैसे मैं आपको उसमें आइडिया दे देता हूँ कि आइडिया क्या है कि रैंक ऑफ ए आपको पता ही है कि क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मतलब मिनिमम ऑफ 1 और n, तो लेस देन इक्वल टू 1। तो रैंक ऑफ लेस देन, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, रैंक क्या होगी 1 होगी। तो रैंक ऑफ ए इज 1 बिकॉज नॉन जीरो है, और रैंक ऑफ ए भी 1 है और रैंक ऑफ बी भी 1 है। अगर दो मैट्रिक्स है जिनकी रैंक 1 1 है तो रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ये भी एक थ्योरी होती है। तो आप कह सकते हैं रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो तो ए बी भी आप देखेंगे कि एक एंट्री नॉन जीरो मिलेगी, ठीक है। तो वहां से आप कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी क्या बनेगी, रैंक ऑफ ए बी इज आल्सो 1, ठीक है स्टूडेंट। तो रैंक ऑफ ए बी हमने निकाला, तो रैंक ऑफ ए बी भी हमारी 1 आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम रैंक निकालते हैं मैट्रिक्स की, तो रैंक निकालने पर हम एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। हमारी एक थ्योरी है कि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स पर आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ऐसे नहीं दिखा के हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड फाइनली यू विल गेट द मैट्रिक्स बी। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी आर सेम। डन, एक तो ये होती है थ्योरी हमारी, ठीक है। और जैसा कि आपको कुछ थ्योरी इस टाइप से पता होगी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स पर एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं ए बी पर, अगर ए बी पर हम अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप कह सकते हो कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कीजिए, ए पर लगा दीजिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर ए बी पर एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो यहाँ पर तो आप कॉलम लगा दीजिए, उसका इक्विवेलेंट ये है कि ए इंटू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो आप किस पर, बी पर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये थ्योरी क्लियर हो जाती है कि प्री एंड पोस्ट, रो ट्रांसफॉर्मेशन प्री पर लगता है और पोस्ट लगता है कॉलम पर, ठीक है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि रैंक, अगर आप बात करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी ए, तो बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी और बी ए में कुछ डिफरेंस है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी और रैंक मैट्रिक्स बी ए। मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछता हूं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी और बी ए में क्या डिफरेंस है। ए कोई एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, बी भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और फिर रैंक पूछता हूं मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज n क्रॉस n, और ए क्या है n क्रॉस n। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ बी ए, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है। मैं इस क्वेश्चन को अभी आपको देता हूं, आपको मैं बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, आप इसलिए सोचिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रैंक के बारे में हमने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, हम कह देते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और सर इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो। सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब होता है कि
ऑल रो या फिर ऑल कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जितनी रो थी ये जितने कॉलम थे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारे कॉलम या सारी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स की रैंक है फुल। मैट्रिक्स की रैंक फुल का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज n। ठीक है, ये हमारी थ्योरी होगी। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रैंक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्या रैंक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी 0 हो सकती है? रैंक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या 1 हो सकती है, क्या 2 हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये मुझे बताओ आप। तो रैंक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्वेश्चन मार्क वेयर ए इज सिमेट्रिक। जैसा अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करी थी, अगर सिमेट्रिक में लेते हैं हम तो सिमेट्रिक में कैसी लेनी पड़ेगी हमें मैट्रिक्स, हमारे पास 2 3 0 0। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, 1/1 की कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है? यस, 1/1 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है बट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन सकती, नंबर 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम दूसरी मैट्रिक्स बनाएं, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इट मीन्स इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 1। तो रैंक ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1 but rank of the matrix which is symmetric can be 1. This is very important theory for the rank of the matrix. ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो मुझे आप बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, मुझे इसकी रैंक फाइंड करिए इस क्वेश्चन की। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये मैंने आपसे पूछा 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5 एक मैट्रिक्स पूछी मैंने, इसकी रैंक बताइए। इसकी रैंक क्या होगी? तो आप कहोगे सर हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, R2 इज R2 माइनस ट्वाइस R1। तो क्या बनेगा जी? 1 2 3, तो 2 माइनस 0, और यहाँ पर एक और लगा देते हैं R3 को, R3 माइनस 3R1। तो ये बन गया, तो ये भी 0 हो गया। तो 3 माइनस 2 मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस फिर इसमें 6 आएगा -2, तो 3 में 3 0 और 6, तो ये -2, और यहाँ पर आएगा 9, ये आगे -4। तो कुछ आप कह सकते हैं, मैं इसे कह सकता हूँ डायरेक्ट कि 1 2 3 ये 0 -1 -2 है, इसका मल्टीपल है तो 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स की रैंक जो आएगी वो रैंक आएगी 2। तो कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, कुछ प्रॉब्लम कैसी आ रही है, 1 2 3, फिर ये कुछ साइकिल बन गई है ना, तो साइक्लिक बन रही है। तो यहाँ पर कुछ बता सकते हो कि साइक्लिक मैट्रिक्स बन रही है, तो हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल से हम बता सकते हैं कि ये एक साइकिल बन रही है 1 2 एंड 3। तो 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 1 2 3 2 3 4। नहीं, ये साइकिल इस टाइप से नहीं बना रहा, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये साइकिल अलग टाइप की बना रहा है। एक साइकिल ऐसी बन सकती है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि हमारे पास 1 2 3 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इसकी रैंक क्या होगी? इसकी रैंक भी आप फाइंड करना, मुझे बताना कि इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये मेरी कुछ थ्योरी है रैंक की। तो रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आपको मैंने बता चुका हूं कि रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑलवेज मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ सी। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए में कुछ डिफरेंस सोचा आपने अभी तक? क्या इक्वल होंगे रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए? तो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए
के बारे में मुझे बताइए, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए क्या सेम हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, और हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं? ठीक है, ये मुझे आप आंसर दीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी ए दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलो फिर हम एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें इनवर्स कैसे निकालना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स के लिए हमें, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, पहली बात तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब ए कोई मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n की हो। इट मीन्स दिस मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स कब निकाल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, एक बात तो ये होगी। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे बताइए कि इनवर्स के लिए आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इनवर्स के लिए आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा है कि इनवर्स ऑफ ए बी ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज adjoint of a matrix upon determinant of a। सब लोगों ने पढ़ा है ये, yes or no? This is correct. So you can find the inverse of a matrix by the help of this one। ठीक है, inverse of a matrix by the help of this one। ठीक है, सही है। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम और भी मेथड होते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू आई ए रखकर इसमें रॉ ऑपरेशन लगा के इसे हम आई बना दें फाइनली, तो ये बन जाएगा A इनवर्स, ये बन जाएगा A। तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, यहाँ से हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। डन, चलो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए अगर मैंने आपको बता रखा है कि केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम से आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है कोई 4x4 की, और उसने पूछा है 3x3 की, सॉरी, और उसने कहा है कि कुछ ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी बी एंड बी ए एंड सी आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो सीधी सी बात ये होती है कि भाई केले हैमिल्टन थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम है ए के लिए, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ए इज 1 1 एंड 1 0। ठीक है, तो ये मैंने लिया, तो इसमें मुझे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले कि हम केले हैमिल्टन थ्योरम किसके लिए वैलिड है? केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन फाइंड द characteristic polynomial number 1, then every square matrix satisfies its characteristic polynomial। तो ठीक है, तो केले हैमिल्टन से इनवर्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो हम इस मैट्रिक्स की पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे 1 माइनस लैम्डा 1 1 एंड 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलो, तो इसे हम बनाते हैं, इसका डिटर्मिनेंट को 0 करते हैं, हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा, दैट इज माइनस लैम्डा, और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा क्या? मैट्रिक्स ए। तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 लिखेंगे बिकॉज मैट्रिक्स है, तो आई लिखेंगे, आई इक्वल टू 0। तो अगर आपको पता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट क्यों करता है? बिकॉज इसका डिटर्मिनेट क्या है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट है नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेट नॉन जीरो तो इनवर्स तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब नहीं होता कि इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, सेटिस्फाई कर गया तो इनवर्स एग्जिस्ट जब ही करेगा जब डिटर्मिनेट नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेट तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? हम जो आइडेंटिटी टर्म को है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक साइड लिखेंगे और सारी मैट्रिक्स को एक साइड ले जाएंगे। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए,
तो आई आ गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए आप कहेंगे ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स ए, तो इससे आपको मिल जाएगा ए माइनस आई। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस आई, तो यू कैन इजिली फाइंड कि ए इनवर्स इज नथिंग बट ए माइनस आई। इट मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम 3/3 की होती, 4/4 की होती, तो टू फाइंड ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू फाइंड द inverse of a matrix. So what you will do, you will find the characteristic polynomial and after that you will find the a inverse by the help of characteristic polynomial. ठीक है, तो this is much easy. ऐसे क्वेश्चन IIT JAM में आते हैं। Is it clear? ये बात आपको समझ में आ गई कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि डिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का, अभी हम 3x3 की बात कर लेते हैं, A11 A12 A13, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट इस टाइप से होता है A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट एक रियल नंबर होता है, नंबर 1, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकल सकता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं A11 हम कहते हैं A22 A33 माइनस A23 एंड A32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या A11 जो एंट्री है ना, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, फिर लिखते हैं -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, फिर लिखते हैं ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये A21 A33 माइनस A31 A23। ठीक है, फिर लिखते हैं -1 की पावर 1 + 3, फिर लिखते हैं इस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हटा देंगे, तो आ गया A21 A32 माइनस A22 A31। तो ये होता है डिटर्मिनेट। अच्छा, डिटर्मिनेट ऐसे निकाल लिया, कोई कहेगा मैं कॉलम वाइज निकालूंगा, कोई कहता है मैं रो वाइज निकालूंगा, किसी भी वाइज निकाल लीजिए। आपको जैसे आपने थर्ड रो के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पर A31 आ जाता, तो यहाँ पर जो एंट्रीज है ना, -1 की पावर 3 + 1 पॉजिटिव आएगी। पर अगर आप यहाँ से निकालेंगे सेकंड रो के रेस्पेक्ट में, तो पहली एंट्री माइनस, फिर दूसरी प्लस होगी, तीसरी माइनस होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी की हेल्प से आप डिटरमिनेट मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सो डिटरमिनेट के कुछ क्वेश्चन इस थ्योरी पे बेस आते हैं। डिटरमिनेट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं डिटरमिनेट। ठीक है, नंबर 1। अगर एक क्वेश्चन आता है ट्रेस पर कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसको हमें बड़ा ध्यान रखना है, इस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास थ्योरी है कि डिटरमिनेट ऑफ के ए, अगर के हमारे पास कोई मैट्रिक्स एक रियल नंबर है और हम मल्टीप्लाई करते हैं ए में, तो डिटरमिनेट ऑफ के इज के की पावर एन एंड डिटरमिनेट ऑफ ए। दिस इज हाईली यूजफुल वेयर ए एन इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक बात करते हैं कि एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो एक थ्योरी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए, ये आपस में दोनों मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होती, बट ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होता है, और इसका आंसर आता है डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू आई एन। तो कोई कभी पूछे कि भाई बताओ मुझे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू आई एन। अगर हम डिटरमिनेट बोथ साइड ले लेते हैं दोनों मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट आता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट। ठीक है, एंड डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू आई एन, ये आ जाएगा डिटरमिनेट ऑफ ए की पावर एन इंटू, आप आई एन का डिटरमिनेट निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ए को यहाँ पे ले जाओ डिटरमिनेट को, देन यू कैन से डिटरमिनेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेट ऑफ ए की पावर n - 1। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप बताइए एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम इस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी नहीं, दैट इज डिटरमिनेट ऑफ बी की पावर n - 1।
और डिटर्मिनेट ऑफ बी क्या है? बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट क्या होता है? डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर n-1। तो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। सो इन द सेम वे अगर कोई कहता है भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आप कहोगे जी ए डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3। तो यहां से हम डिटर्मिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हुई पार्ट नंबर 7 में। मैं इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी थ्योरी समझ में आई होगी। और मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। इतने आप इस सेशन के साथ उस क्वेश्चन को सोचिए कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए में क्या कोई रिलेशन है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और आपको पढ़ा रहा हूं eduuncle.com पर। थैंक यू टू वॉचिंग दिस सेशन ऑन eduuncle.com।